लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से किसी भी तरह के संबंध होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क की पार्टियों में किसी से मुलाकात होना आम बात है और एप्स्टीन ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलवाया बल्कि ले अपने पति से इत्तेफाक मिली। मेलेनिया ने अपने खिलाफ बदनामी की साजिश का आरोप लगाया। Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. My polite reply to her email doesn't amount to anything more than a trivial note. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 19... पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की वायरल वीडियो पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हुमायूं कबीर और भाजपा दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वालों के साथ बैठने से बेहतर है कि भाजपा अगले 20 साल तक विपक्ष में रहे। इधर हुमायूं कबीर की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि हुमायूं कबीर 2020 तक भाजपा के नेता रह चुके हैं। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदोबाजार पत्रिका। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर योगी सरकार पर गो हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में लगातार गायों की संख्या कम हो रही है और यूपी से विदेशों में गौमांस जाता है। सबको मारा। अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 10 दिन वहाँ पर बैठ करके समय भी दिया कि भाई अगर कुछ सुधारना चाहें, कोई गलती मान लें, लेकिन वो भी नहीं किया। उसके बाद नोटिस भेजने लगे, शंकराचार्य नहीं है, इस पर सवाल उठाने लगे, चीज़ें करने लगे। तो फिर हम लोगों को उनसे भी पूछना पड़ा कि भाई आप ही बताओ कि आप कैसे सन्यासी हो, कैसे योगी हो और कैसे हिंदू हो। क्योंकि देखिए, कोई भी सन्यासी योगी जब हो जाता है तो उसको अहिंसा का धर्म मानना पड़ता है। अब एक मुख्यमंत्री अपने हस्ताक्षर से लाइसेंस आवंटित करता है और करोड़ों पशुओं की हत्या होती है, तो क्या एक सन्यासी ये कर सकता है? तो हमने ये प्रश्न, कुछ जो धार्मिक प्रश्न हैं उनको उठाए, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं होती है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनमें गायें निरंतर, उनके यहाँ लाखों गायें घटती चली जा रही हैं। तो हमने पूछा कि आपके यहाँ फिर गाय घट क्यों रही है जब आपके यहाँ हत्या नहीं होती? पूरे विश्व में जहाँ भी मॉल में चले जाओ वहाँ पर पैकेट मिल रहा है उत्तर प्रदेश से आया बीफ, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गाय नहीं काटी जाती है, भैंस का मांस है, और वहाँ पर बीफ में लिखा हुआ है कि बछड़े का है, बछिया का है, ये गाय का है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्राउंड की रियलिटी है वो अलग कह रही है और कागज़ उनके अलग कह रहे हैं। हमने कहा भाई आप इसको सुधारिए। अब वो ये सब सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग उसी में हाँ मिलाइए। यही मूल बात है। विपक्ष ने 5 राज्यों में चुनाव के बीच 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के लिए चुनाव के बाद
सार्वजनिक बैठक बुलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को 3 पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और चुनाव के बीच से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कि 16 मार्च से लेकर नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री को 3 खत लिखे हैं, 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, और एक खत सारे विपक्ष पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ उन्होंने लिखा। और हमने एक ही मांग की थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, 29 तारीख के चुनाव के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस पर जो सरकार संविधान संशोधक विधायक लाना चाहती है उस पर चर्चा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जो बात कर रहे हैं उस पर चर्चा हो, और एक आम सहमति बनाने की प्रयास की जाए, और जब कभी पार्लियामेंट को बुलाना है बुलाएं। पर हमारी मांग ये थी, एक ही मांग थी कि चुनाव प्रचार के समय ये सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन है। सारे सांसद व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में, और ये उचित नहीं है कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत जनगणना टालने, चुनाव प्रभावित करने व असली मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया है। अगले 3-4 दिनों में, अगले हफ्ते विशेष सत्र के पहले कांग्रेस अध्यक्ष एक बैठक बुलाएंगे। ये वर्चुअल मीटिंग नहीं है, फिजिकल मीटिंग होगा, सारे विपक्ष पार्टियों के नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर नहीं, पार्टियों के नेताओं के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने सर्वसम्मति से 2023 को पारित किया था, जो आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 334A के रूप में शामिल है, वो सही ढंग से लागू हो। हमारा ये मानना है कि ये एक तरीका है प्रधानमंत्री का कि जाति जनगणना को और कितना पीछे हटा सकें हटाएं, पर अब की मजबूरी जो है प्रधानमंत्री की, असम और केरल के चुनाव के समय भी इन्होंने प्रचार किया था, और अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव बाकी हैं, और महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे संविधान में पहले 3 साल पहले ये शामिल किया गया, सर्वसम्मति से शामिल किया गया था। तो ये चुनावी प्रचार के लिए, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ये। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के कई साथियों की कोशिश थी कि वे प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हों, लेकिन अब लग रहा है कि वे राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर हो जाएंगे। कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा दिया उन्हें, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। एक आखिरी सवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से भाषा यूज की है, कांग्रेस कह रही कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। अमर भाई पीछे होना, अमर भाई प्लीज ना। अगर कभी हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा सुननी हो तो ANI पे सुन लेना। सर आपको लगता है
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और लोग बेहद परेशान है। तेजस्वी ने इसे बिहार को बदनाम और बर्बाद करने का प्रयास बताया है। गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आँच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? कोई चर्चा की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इन लोगों का तो केवल काम ही है बस भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। तो इन लोग की यही मंशा है। हम लोग टीआरई वाले पे हमने कल भी लिखा है, कितने ईमानदारी से हम लोगों ने जो कमिट किया उस काम को हम लोग जो है पूरा किए। आज कहाँ क्या हो रहा है, उसमें कहाँ नौकरी पे कोई बात हो रही है? तो ये लोग काम करने वाले थोड़ी हैं। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब बताइए, सरकार आएगा तो जो आएगा भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, जनता का मैंडेट है क्या? बिना जनता। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिलना न्याय की बड़ी जीत बताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह मामला पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। मानहानि के केस में जांच तो हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं बनता। मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, एक साथ ही है सर। मुझे अरे भैया मैंने इसलिए कहा ना, मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून पे हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज़ है, गलत चीज़ है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 70 किलो की सोयाबीन की बोरी कंधे पर रखकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर ले जाने का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को उनके वायदे याद दिलाए। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार ने किसानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार को बंद नहीं किया तो यह बोरी फिर से कंधे पर उठ जाएगी। कृषि मंत्री पाँव वाले भैया शिवराज जी चौहान, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने डबल इनकम को लेकर मध्य प्रदेश से लगभग 1 लाख बार अपील की कि हम डबल इनकम लाभ का धंधा खेती को बनाएंगे। हद तो तब हुई जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि डबल इनकम नहीं हुई, 8 गुना किसान की इनकम हुई। मैं शिवराज जी के यहाँ कंधे पर बोरा लेके गया था अनाज का, सोयाबीन का। मैंने उनसे आग्रह था, उसके पीछे की सोच थी, उसके पीछे की समझ थी कि सरकार का संज्ञान ले कि उन्होंने मोदी गारंटी प्रदेश को दी है, जिसमें सोयाबीन के 6000 की बात थी, गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, ऐसे ही धान का भी 3100 की बात थी। मुझे खुशी नहीं होती है कि मैं कंधे पर 2 किलोमीटर 50-60 किलो का बोरा लेके शिवराज जी के यहाँ जाऊं और फिर उनसे बात करूं, पर मुझे कोशिश करनी पड़ती है इस बात की कि मैं किस तरीके से शिवराज जी को अपनी वो वादे याद दिलाऊं, मोदी जी की गारंटी याद दिलाऊं, किसानों के दर्द को उनको बयां करूं। ये मेरा दायित्व है एज ए विपक्ष का, राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान का बेटा होने के नाते। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।